नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम पर्यावरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। आज का हमारा विषय बहुत ही खास है और बहुत ही संवेदनशील भी है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण। आखिर बढ़ती आबादी के कारण जो अनियमित रूप से जल का उपयोग हो रहा है, इससे पानी की कमी होने लगी है और स्थिति और भी अब भयावह होती जा रही है। अगर हम अभी नहीं जागे तो फिर देर हो सकती है। और इसी विषय पर, जल संरक्षण विषय पर हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका आपसे सबसे पहले परिचय करा दूं, फिर हम बहुत ही चर्चा करेंगे और समझेंगे कि जल संसाधन के उपाय क्या है, किस तरह से हम जल को संरक्षण की दिशा में कदम उठाएं ताकि हमारा जो आने वाला कल हो वो बहुत सुरक्षित हो और स्वस्थ हो। हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेन कुमार सक्सेना जी, जो कि वैज्ञानिक हैं और पर्यावरणविद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आप कई बार हम आपसे चर्चा करते हैं और आज फिर जल संरक्षण पर हम संवाद करेंगे। और हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं संतोष वर्मा जी, जो कि एक्सपर्ट हैं वाटर हार्वेस्टिंग कन्वर्सेशन के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत योगेन जी आप ही से करूंगा। जल संरक्षण आज का जो हमारा विषय है, ये कितना महत्वपूर्ण है? और अब जो है बातें तो हो गई, अब हमें इस दिशा में कदम उठाना ही होगा, नहीं तो क्या आप ही मानेंगे कि स्थिति और भी अब भयावह होने वाली है? देखिए, आपका जो आज का विषय है जल संरक्षण और पर्यावरण, तो पहले हमको उस पर्यावरण को समझना पड़ेगा। आखिर वो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण है पंचभूता, भगवान, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आग और ना से नीर। ये जो नीर है यही जल है। हमारे आदि काल से इस जल, उस नीर को बचाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे ग्रंथों में लिखा है, उसी की तरफ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आप ये देख सकते हैं कि जल का हम किस तरीके से रीयूज, रिसाइकिल करें और उचित तरीके से उसका उपयोग करके जल का हम संरक्षण कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और योगेन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बढ़ती आबादी के कारण जो पानी की कमी होने लगी है, अब वो स्थिति अब जो है भयावह दिख ही रही है। तो इससे हमें बचना होगा और कई कदम उठाना पड़ेंगे आपका, क्योंकि आपने कई कार्य भी किया है जल संरक्षण को लेके, तो मैं आपका अनुभव भी जानना चाहूँगा। देखिए, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, आखिर जल संरक्षण किसी एक स्थान पे नहीं किया जा सकता है। जल संरक्षण के लिए जैसे मान लीजिए कहीं पर रेन हुई, बरसात हुई, यदि किसी गांव में बरसात हुई, तो करना यह है कि अभी क्या हो रहा है, वहां का पानी बह के नदियों में और नदियों का पानी बह के समुद्र में जा रहा है। गांव का पानी गांव में रोकिए, शहरों का पानी शहर में रोकिए। जब तक इस पानी को आप रोक के, जब तक आप धरती में नहीं उतारेंगे, तब तक आपको मैं एक चीज बता दूं कि ग्राउंड वाटर इंक्रीज नहीं होगा। नदियां जो सूख रही हैं उसका रीजन आप जानना पड़ेगा आपको कि नदियों को सूखने का सबसे बड़ा रीजन है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। अगर आप उस जल को यदि जमीन के अंदर उतारेंगे तो वो नदियां भी पुनर्जीवित होंगी और हमारे कुएं भी पुनर्जीवित होंगे। और जो हम हैंडपंप जो आज हम 50 मीटर पे खोदते थे, आज 500 मीटर पे पानी मिलता है, वो भी हमको रिचार्ज होंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जल का किस तरीके से हम उचित तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एग्रीकल्चर, जी, क्या जरूरी है कि ग्राउंड वाटर निकाल के हम नालियों में अननेसेसरी पानी को बहाएं? क्यों नहीं हम ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाते हैं? हमको इस तरफ हमको सोचना पड़ेगा। जैसे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट निकला, पॉल्यूशन का पूरा पानी निकला और हमने क्या करा, उसको नदी में बहा दिया। जो वॉल्यूम ऑफ वाटर 1000 लीटर था, हमने 1 लाख लीटर पानी को हमने बर्बाद कर दिया, नदी के पानी को। यदि हमको जो भी प्रदूषित पानी निकल रहा है, हमको सोर्स पे ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉपुलेशन, देखिए अर्बनाइजेशन, जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जल का हमको बहुत ज्यादा उपयोग करना पड़ रहा है। जी, शहरों में पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो आप देखिए कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। आप जाइए, रोड तो पक्की, फुटपाथ तो पक्के, आप कहीं पर भी चले, अरे भाई धूल उड़ रही है, इसको पक्का। अरे भाई आप समझो ना, एक बार वेद पुराण उपनिषद पढ़ो ना। ये आपको इस चीज की तरफ सोचना पड़ेगा। हर चीज को पक्का कर देंगे तो वो जल धरती में कैसे उतरेगा? आज जो स्थिति बेंगलोर की हुई है, आज जो स्थिति चेन्नई में अभी हुई थी, क्या वो स्थिति पूरे देश में आप लाना चाहते हैं? जल का संचय करना बहुत महत्वपूर्ण है। जल है तो जीवन है। बिल्कुल। संतोष वर्मा जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं वाटर हार्वेस्टिंग के, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, किस तरह से जल का संचय किया जाए?
देखिए, इसमें पानी बचाना तो ज़रूरी है ही, जी लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसे तरीके अपनाएं जो ना तो पानी को दूषित करें और साथ ही वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाएं। जी ऐसा नहीं है कि पानी नहीं गिरता है, हमारे देश में पानी बहुत गिरता है, लेकिन हमारा ये कह लें कि हम उसको अन्यथा ले लेते हैं। ये सोचते हैं पानी कोई बचाने की चीज़ नहीं है, क्योंकि उसको हमको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है, गिरता है, हमको मिला, हमने उसको पानी को बहा दिया। बिल्कुल। जब यही पानी पैसे में मिलने लगेगा तब हमको लगेगा कि इसकी अहमियत क्या है। हम लोग कहते हैं पानी अनमोल है, लेकिन अनमोल नहीं है वो, उसका मूल्य है। आने वाले समय में हम उसका आज भी देखें तो हम पानी खरीद के पीते हैं जी, नगर निगम को भी पानी का पैसा देते हैं। तो जल संरक्षण जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि उसका बचाने के सही तरीके। ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसको हम रोक नहीं सकते। पर्यावरण भी जो है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण वो जलवायु परिवर्तन असंतुलन होता जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बहुत चौंकाने वाला एक आंकड़ा बताता हूँ, दर्शकों को भी लगता है कि साहब हम लोग क्योंकि फील्ड में जब काम करते हैं तो लोग कहते हैं अरे साहब पानी कितना गिरता है तो उसको क्या बचाना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है उसमें एक डेंस बारिश में 1 घंटे की अगर डेंस बारिश होती है तो 1000 स्क्वायर फीट की छत से हम 20,000 लीटर पानी सेव कर सकते हैं। मतलब एक रेनी सीजन के अंदर हमारा जो पानी सेव होता है, जो हमने किया है वो 1000 स्क्वायर फीट के ट्यूब से 8 लाख लीटर तक हमने पानी सेव किया है। जी। तो आज ज़रूरत है सही तरीके अडॉप्ट करने की। इसी के विरुद्ध दूसरी चीज़ें और जो तरीके अडॉप्ट किए जा रहे हैं उसमें हम 50 से 500 लीटर पानी भी सेव नहीं कर सकते। जी। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही, कागजों में हो रही है, उस कागजों में और ये कहना चाहे कि जो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं उस फॉर्मेलिटी से हमको दूर जाना पड़ेगा और सही तरीके अडॉप्ट करना पड़ेगा। जी, योगेंद्र सक्सेना जी, तरीके सही हो तो बेहतर हो, ताकि स्थिति जो है बहुत ही विकट होने वाली है, ये समझना होगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जब भी कोई अपना मकान बनाता है तो नगर निगम उसमें कंडीशन जोड़ता है कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है। मैं ये बोलता हूँ कि हर चीज के सरकार के स्तर पे तय होगी, हम कब जागरूक होंगे। आज मैं आपको बताऊं, आज नगर निगम तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कंडीशन जोड़ रहा है कि हमको जो छत का पानी है उसको जमीन में लेके जाना है, किस तरीके से छत के पानी को कुएं में उतारना है, किस तरीके से छत के पानी को हमको बोरवेल के अंदर उतारना है। मैं बोल रहा हूं क्यों ना हम ग्रे वाटर मैनेजमेंट की तरफ चलें। जो हमारा ग्रे वाटर निकलता है, आज हम क्या कर रहे हैं, पीने योग्य पानी को हम गार्डन में डाल रहे हैं, पीने योग्य पानी से हम वॉशिंग कर रहे हैं, पीने योग्य पानी से हम व्हीकल दौड़ रहे हैं। क्यों ना हम ग्रे वाटर मैनेजमेंट की तरफ जाएं। जो ग्रे वाटर हमारे हाउस होल्ड से निकलता है, हमारे घरों से निकलता है, उसका उपयोग हम गार्डनिंग में क्यों ना करें। हम आप जो थोड़ा सा बस अंतर यह है कि उसकी एक पाइपलाइन थोड़ी सी डालना पड़ेगी, लेकिन हमको डालना, देखिए ये छोटे छोटे से स्टेप आपको एक बड़े स्टेप की तरफ लेके जाएगा। ग्रे वाटर मैनेजमेंट हो गया। आज जो ब्लैक वाटर है, जिस तरीके से हम ब्लैक वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं, आपको मैं एक बताना चाहूंगा कि 100 ग्राम जो विष्टा कोई व्यक्ति करता है उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाने के लिए पहले तो घर के अंदर 5 लीटर पानी फ्लैश में चलाया, फिर आपको 1000 लीटर पानी उसको पाइपलाइनों में ढोने में किया। मालूम पड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक जाने में वो 100 ग्राम विष्टा के लिए आपको कम से कम 10,000 लीटर पानी आपने पॉल्यूटेड कर दिया। आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए, पुराने जमाने की तरफ आप जाइए। आप राजस्थान के बड़े बड़े में कई किलो में गया, वहां पे विष्टा होती थी, नीचे कई जानवर रहा करते थे, वो उसको खाया करते थे, वेस्ट वाटर जनरेट ही नहीं होता था। आपको देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बोलता हूं जिन नालों से सीवेज फेंके जाता है, क्यों ना उन नालों के अंदर हम बायोफिल्टर लगा के इन सिटू बायो रेमेडिएशन करके उसकी बीओडी, सीओडी, टीएसएस और आपके जो टीडीएस है उसको 90% रिड्यूस करके हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे लोड कम कर दें। आपको सोचना पड़ेगा, नई नई टेक्निक की तरफ सोचना पड़ेगा। आप जाइए गांव के अंदर, यदि उसके किचन का कोई पानी निकलता था तो वो एक छोटा सा एक ना अपने किचन के बगल में जो खेत रहता था वहां पे एक गड्ढा करके उस किचन का पानी उस गड्ढे में जाता था और वो नीचे जमीन में जाया करता था। वो उस जो फसल लगती थी उसके लिए वो पानी का काम करता था। तो हमको ये छोटे छोटे से स्टेप को समझना पड़ेगा। एक चीज मैं बताऊं, तालाबों का एक विशेष महत्व है। क्यों ना हम स्मार्ट सिटी की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लेके आते हैं, प्लानिंग करते हैं, हम गार्डनिंग की बात तो करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। क्यों ना इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं के साथ में एक
तालाब कंपलसरी करिए, जहां गार्डन होगा वहां तालाब होगा। आज कोई नदी सूखती है, इससे सुंदरता भी बढ़ जाएगी। यस, आज मैंने एक पलकमती नदी को मैंने गोद लिया हुआ है होशंगाबाद में। आज जो नदी में 12 महीने पानी रहता था, आज वो नदी सिर्फ मौसमी नदी बन गई है। तो अब हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल डिसिल्टिंग, प्लांटेशन, उस नदी के दोनों तरफ जो गवर्नमेंट की लैंड है वहां पे हम पोंड बना रहे हैं। धीरे धीरे जो वहां का जो एक गांव है सुहागपुर, वहां का ग्राउंड वाटर पूरा डिक्रीज हो गया जी। है। ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर ने चाहा तो 2 से 4 साल के अंदर उन सारे कुओं के अंदर पानी आएगा, हैंडपंप के अंदर पानी आएगा और 12 महीने वो नदी बहेगी। तो हमको देखिए, हर चीज सरकार के स्तर पे नहीं, हमको खुद को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस ये चीज की पर्यावरण तरफ। सबका है, प्रकृति Yes, सबकी है। आपसे जानना चाहूँगा मैं सर, किस तरह से संसाधन हो कि जल का संचय हो और बचाने की उचित व्यवस्था भी हो जाए। जब भी पानी गिरता है जी तो छतों के माध्यम से वो पाइपों के थ्रू नाली में जाके फालतू बह जाता है। जी तो उसमें जब भी पानी गिरता है तो हमको सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग का कोई भी स्ट्रक्चर डेवलप या डिज़ाइन करते समय ये सोचना होगा कि जो पानी आ रहा है उसके वॉल्यूम के हिसाब से हमने उसको डिज़ाइन किया है या नहीं किया है। जी हम अधिकतर ये देखते हैं कि पानी तो गिर रहा है 1 लाख लीटर, जी। लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर हमने जो डेवलप किया है वो 500 लीटर के लिए है। जी तो वो जो 99,500 लीटर पानी था वो तो बह गया। जी हमारी जो क्षमता थी पानी बचाने की वो थी लाखों लीटर, जी। और हमने उसको सीमित कर दिया 500 लीटर बिल्कुल। तो संतोष जी, शहरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो अभी सही है या फिर उसमें और बदलाव होने की ज़रूरत है? नहीं, इसमें काफ़ी सारे बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर जो इस तरह के स्ट्रक्चर हैं वो पानी को दूषित भी कर रहे हैं। जी यहाँ तक कि सरकारी जो कहना चाहिए कि महकमे हैं वो भी नालियों में बोरवेल करके, जिसमें सीवेज बह रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ का सीवेज सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं है, तो सीवेज बह रहा है, उन्होंने उन नालियों में बोर करके और ये अपने आप को ये प्रोजेक्ट किया है कि साहब हम तो अपने यहाँ का एक भी बूंद वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि हमने वो सीवेज के पानी को पोर्टेबल वाटर के साथ ऐड कर दिया, तो अगर कल को ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो गया तो हमारे पास तो जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी नहीं बचेगा। जी तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जागरूकता की और बहुत ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत है, जिससे ये पानी जो है वो भी न दूषित हो। साथ साथ हम चेन्नई अभी जो पिछले साल देखा, अभी भी हम बेंगलोर को देख रहे हैं, हैदराबाद को देख रहे हैं, आज वहाँ पर 2200-2500 फीट के बोरवेल भी सूख गए हैं। ऐसा नहीं है इनको दूर नहीं किया जा सकता, इनको सूखा मुक्त नहीं किया जा सकता। सही तरीके अपनाइए, साल 2 से 3 बरसाती मौसम के अंदर आपका वो शहर सूखा मुक्त हो जाएगा। तो वो तरीके क्या है सर, सही क्या करना उसके लिए प्लानिंग ठीक करना पड़ेगी, जो सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं वो ठीक लगाना पड़ेंगे। सही, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे हम एक आम पब्लिक की बात कर लें, नगर निगम ने या गवर्नमेंट ने कंपलसरी तो कर दिया, लेकिन वो खुद कहते हैं कि आप तो फॉर्मेलिटी कर दो साहब, केवल हमको सर्टिफिकेट तो इशू करना है, तो ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा, मेरे लेवल पर, आपके लेवल पर ये हमको अपनी जिम्मेदारी समझना होगी। आपकी छत पे अगर जो बारिश आ रहा है तो उसको पूरे के पूरे पानी को सेव करें। हमको ये देखना होगा कि आपका जो एक आम परिवार की मैं बात करूं तो उसका साल का पानी का जो खर्चा है वो करीब 4 लाख लीटर है, 3 से 4 लोगों के परिवार में। ठीक, अब 4 लाख लीटर तो हमारा पानी की ज़रूरत है साधारण तौर पे, बल्कि इससे ज़्यादा भी बढ़ जाता है, लेकिन हम पानी बचाएंगे, वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे 500 लीटर के लिए, वो नहीं चलेगा। आपके पास में जो पानी आ रहा है आपके स्ट्रक्चर का वो आ रहा है अगर 8 लाख लीटर, तो आपको पूरा पानी बचाने की ज़रूरत है, जिससे अगर 1 आध साल नहीं गिरा तो वो पानी हमारे पास में एक्स्ट्रा रहे। ये बिल्कुल आप ये ऐसा समझ लें जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, अपने खर्चे के से ज़्यादा अगर हम पैसा जमा करेंगे तो हमारा बचत धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा किसी अनहोनी के लिए हमारे पास में पर्याप्त पैसा रहेगा। उसी तरह से ये पानी का बैंक है, अगर हम इसको पानी को बचाएंगे, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बचाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में पानी होगा, और वो हमारे लिए ये कह लें कि हम ये कहते हैं कि हम अपने लिए नहीं, हमको अपने लिए नहीं, अपने बच्चों, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमको वो पानी और हवा शुद्ध जो है वो कंजर्व करना है, वो जरूरी है। जी योगेन जी, जल है तो कल है, इस वाक्य को जितनी जल्दी नागरिक अगर समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आज सोलर जो आपका एनर्जी वाले जो सिस्टम है हर व्यक्ति लगवा रहा है जी, आप, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ नहीं जा रहा है। हाँ, जबकि क्यों? आप क्या चाहते हैं? 0 डे हो जाए। 0 डे मतलब जिस दिन आपके नल में पानी नहीं आएगा उस दिन आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे? नहीं, बिल्कुल आपको सचेत होना पड़ेगा। बिल्कुल, दूसरी बात,
सरकारी स्तर पे भी हमको बाकायदा एक सर्वे करना अच्छा, चाहिए। जबकि पानी का भी कर देते हैं, बिजली का भी बिल देते हैं। यस यस, लेकिन वो बहुत कम है जी। मैं बताऊं, बहुत से घरों में तो पानी के मीटर नहीं लगे हैं। लगाइए आप पानी के मीटर, चार्ज बढ़ा दीजिए, यही जनता रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ अग्रसर हो जाएगी। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट स्तर पे आप जो भी कोई सिटी है, नगर पालिका, नगर निगम है, उसका जो एरिया है उसको सर्वे करना चाहिए कि जब रेनी सीजन आता है कितने पहाड़ हैं, कितने प्लेन हैं, कितना पानी वहां से बह के नदियों में जा रहा है। क्यों ना एक छोटे छोटे से पानी स्टॉप डैम बना के उस पानी को वहीं पर रोक दें और उसको धरती के अंदर उतार दें। उस शहर का भी उद्धार हो जाएगा, उस शहर का भी उद्धार हो जाएगा, वो उस शहर की नदियां पुनर्जीवित हो जाएंगी, उस शहर के तालाब पुनर्जीवित हो जाएंगे, उस शहर का ग्राउंड वाटर पुनर्जीवित हो जाएगा। दूसरी बात, यदि कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, यदि किसी भी तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया का कोई ना वेस्ट वाटर निकल रहा है, तो कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की फैसिलिटी करना चाहिए और उसी के बाद उस पानी का छोड़ना नहीं है, उसको रीयूज उन्हीं इंडस्ट्री के अंदर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट चीज मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो घरों से जो सीवेज निकल रहा है पाइपलाइन के थ्रू, नालों के थ्रू, जो एसटीपी पे जा रहा है जी, और देखिए हर शहर की एक स्थिति है कि वो वेस्ट वाटर तालाबों में जा रहा है। तो अब हमको उन नालों में बायोफिल्टर इंस्टीट्यूट बायो रेमिडिएशन के द्वारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और जो तालाब है उसमें फ्लोटिंग वेटलैंड हमको तैरा के नेचुरल तरीके से हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, इस पृथ्वी पे ना फिजिकल ट्रीटमेंट पूरा है, ना केमिकल ट्रीटमेंट पूरा है, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इन्वायरमेंटल ट्रीटमेंट, इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता है सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। तो कोई तालाब में यदि सीवेज आ गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए फ्लोटिंग वेटलैंड कंट्रोल तरीके से हम बायो एंजाइम्स को इसके अंदर डालें और उस तालाब के पानी को आचमन लायक बनाएं। और इसी तरीके से जो आपका जो आज का टॉपिक है कि ना हम किस तरीके जल का संरक्षण करें, एक कदम आगे बढ़ाएं। जी संतोष जी, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में हम जानना चाहेंगे, इसकी प्रक्रिया क्या होती है और अगर जो दर्शक लगवाना चाह रहे हैं तो आप उन्हें क्या गाइड करेंगे? मेरी तरफ से हमेशा जब भी लोग मेरे पास आते हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट्स हों, सिविल इंजीनियर्स हों, या इवन जो व्यक्ति अपना घर या अपना पॉली हाउस या जो भी स्ट्रक्चर वहाँ डेवलप कर रहा है, मेरा हमेशा उनको सुझाव ये रहेगा और हमेशा रहता है सुझाव कि अपना जो भी कैचमेंट है उसको पूरा का पूरा इस्तेमाल करें। मैं आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को भी सुझाव देना चाहता हूँ कि पाइप को दिखने से रोकने के लिए डक्ट में पाइप को छुपाने का, रेन वाटर के पाइप को खासतौर से छुपाने की व्यवस्था ना करें, उसको ओपन ही रहने, क्योंकि जब भी आप उस पाइप को डक्ट के अंदर छुपाते हैं तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है जी। और हमने चूंकि हमारे जो यूज़र है, मान लीजिए आप मकान बनवा रहे हैं तो आपको ये कर दिया है कि साहब मैंने आपके मकान के लिए ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप किया है या ऐसी डक्ट बनाई कि आपका एक भी पाइप बाहर नहीं दिखेगा। ये लुक के चक्कर में ये हो रहा है सर, ये लुक के चक्कर में। हाँ, लुक के चक्कर में वो क्या होता है कि उस स्ट्रक्चर को जो पानी को बचाने के लिए इस्तेमाल करना है उसको हम सीधा सीधा सीवेज का जो चैम्बर है उसके अंदर छोड़ देते हैं जी। तो ये उनको मेरा सुझाव रहेगा हमेशा कि खास तौर से रेन वाटर, बाकी आप पाइप छुपा दीजिए कोई परेशानी नहीं है, रेन वाटर के लिए जब भी हम रेन वाटर का वहाँ पर प्लान करें तो उसको ओपन ही रखिए, जिससे वो हम लोग जो स्ट्रक्चर वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं तो वो उसके साथ में वो अडॉप्टेबल हो जाए जी आसानी से। तो पाइप को छुपाना एक बहुत बड़ी हमारी समझदारी नहीं है, लेकिन अगर हमने पाइप छुपा दिया और पानी नहीं बचा पाए तो वो हमारे लिए वो स्ट्रक्चर जो आप 50 लाख का 70 लाख का बना रहे हैं वो बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, ये गलतियां ऐसी कई हैं जो लोग कर रहे हैं, आप उन्हें किस तरह से मार्गदर्शन प्रदान करेंगे? देखिए मैं एक चीज बोलूंगा, पानी बचाना बहुत जरूरी है, पानी को जमीन में उतारना बहुत जरूरी है जी। लेकिन आपको जो वाटर साइकिल है ना उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना है जी। आज जिस तरीके से जंगलों का अंधाधुंध कटाई हो रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, कहां से होगी बरसात? बिल्कुल, कहां से बरसेगा पानी? कहां से उतारेंगे हम उसको ग्राउंड वाटर में? कहां से हम तालाबों को, नदियों को पुनर्जीवित करेंगे? आपको जंगलों को बचाना है, पेड़ों को कटने से बचाना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए गाय के गोबर की लकड़ी, गोकाष्ठ का उपयोग अंतिम संस्कार में करिए, होलिका दहन में करिए,
लोहड़ी के अंदर करिए, हवन यज्ञ के अंदर करिए, तंदूर में करिए, और अभी तो एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ है कि पावर प्लांट में कोल का रिडक्शन करके इस गोकास्ट से बिजली भी बनाई जा रही है। तो हमको नेचुरल रिसोर्स को बचाना है, कोल को भी बचाना है, पेड़ों को भी बचाना है, वो गोकास्ट का उपयोग करना है। और यदि हम पेड़ों को बचा लेंगे तो ये वाटर रिसाइकल जो हो रहा है, जिस तरीके से वाटर साइकिल आप देख रहे हैं, वो संरक्षित रहेगी। ग्लोबल वार्मिंग में है क्या? CO2 और CH4 मीथेन बढ़ रही है। आप समझ रहे हैं? इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। इसे और जिस तरीके से जितने ज्यादा पेड़ रहेंगे, CO2 उतनी वो एब्जॉर्ब करेंगे। कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। इसे आप हमारे दर्शकों को और आसान शब्दों में बता दीजिए। देखिए, मेरा सीधा सा कहना है, अपने जन्मदिन पे, अपने शादी की सालगिरह पे कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, और अपने शहर के जो ट्रैफिक इंटरसेक्शन है वहां पे पीपल का पेड़ जरूर लगाए हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, मैं वास करता हूं तो सिर्फ पीपल में वास करता हूं, क्योंकि पीपल में 24 घंटे ऑक्सीजन होती है। जी बिल्कुल। संतोष जी, हार्वेस्टिंग सिस्टम में जैसा आपने बोला कि कई बार गलती ये कर देते हैं कि पाइप को छुपा लेते हैं, तो उसके कारण पूरा सिस्टम ही वो काम नहीं करता है। तो आप क्या सलाह देंगे, और कितना बेहतर होता है ये, और कितने बजट में ये लग जाता है? जैसा मैंने अभी बताया कि मेरी सभी जो अपने कहना चाहिए यूज़र जो अपना मकान बनवा रहे हैं या जो भी अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, वो अपने आर्किटेक्ट को या जिनसे भी वो नक्शा बने हुए मकान में भी लग जाता है। हाँ, बने हुए मकान में भी लग जाता है। ये पहले से जो स्ट्रक्चर कितना भी पुराना मकान हो उसमें भी लग जाएगा, कोई भी किसी भी बिल्डिंग में। उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम नया मकान बनवा रहे हैं या नई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो उस स्थिति में अगर इसको पहले से इनकॉर्पोरेट कर लें उसके साथ में, तो हमको तोड़फोड़ की जरूरत नहीं पड़ती है जी, जो उसको सिस्टम को कैलिब्रेट करने के लिए। तो नए मकान में आसान हो जाता है। और ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि रेन वाटर के पाइप को छुपाने का प्रयास ना करें, उसको ओपन रखें। दूसरे पाइप भले ही आप छुपा लें, और जब भी सिस्टम को अडॉप्ट करें तो टेक्निकल टर्म में उसकी डिजाइन प्लानिंग करवाएं। ऐसा नहीं है कि आपने जिस तरह से आप मकान में अच्छे से अच्छा आर्किटेक्ट ढूंढते हैं कि मेरे मकान को, मेरे प्लॉट में जो मैं मकान बना रहा हूं या बिल्डिंग बना रहा हूं, उसको बहुत अच्छी तरह से डिजाइन करें, उसी तरह से आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना चाहिए मकान बनाने से पहले, जिससे वो आपको सलाह दे सके, गाइड कर सके कि आपकी मकान का एक एक बूंद पानी हम सेव कर सकें। जी, एक एक बूंद को सेव करना है आपको। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको जोड़ना चाह रहा था कि जब इस पानी से भूजल स्तर को रिचार्ज किया जाता है तो उससे वाटर क्वालिटी भी बहुत तेज़ी से इंप्रूव होती है। हम लोगों ने देखा है कि जहाँ पर TDS 1500-2000 था, तो वो 1 से 2 घंटे 3 घंटे की बारिश के अंदर वो 50% तक रिड्यूस हो गया। जी, तो ये बहुत मतलब इफेक्टिव है, पानी की क्वालिटी को भी सुधारता है। जी, बस तरीका ठीक होना चाहिए। बिल्कुल, तरीके पे आपने जोर दिया है। और योगेन जी, आखिरी सवाल आपका, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? देखिए, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जो बरसात का पानी नेचुरल पानी है जी। शुरू के 5 से 6 या 5 से 10 दिन का पानी भले ही आप उसको वॉश आउट कर दीजिए, छत वॉश हो जाए, उसके बाद इस पानी को आप डायरेक्ट टैंक के अंदर स्टोर करके भी आप साल भर उपयोग कर सकते हैं। और उसका टैंक का ओवरफ्लो जब हो जाए तो आप उसको ग्राउंड वाटर में रिचार्ज कर दीजिए। इसके कई फायदे हैं। आज जो आप ग्राउंड वाटर ले रहे हैं, कई प्रकार से ले रहे हैं, तो आप ये देखिए कि उसमें ना आपको RO लगाने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि हार्डनेस ज्यादा होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम हार्डनेस। लेकिन इस रेन वाटर के अंदर नेचुरल है, इसमें कोई आपको हार्डनेस नहीं मिलेगी, कोई RO सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहां पे भी आपकी एनर्जी कंजर्व हो रही है। तो आप बरसात के पानी को बचाइए और पर्यावरण को संरक्षण करने में एक सहयोग करिए। बिल्कुल, तो हमें आगे आना ही होगा और जल संचय के, जल संरक्षण के कदम उठाना होंगे, ताकि हमारा जो कल है वो सुरक्षित हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेन जी और साथ ही संतोष जी, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला। तो दर्शकों, पर्यावरण के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।